नमस्कार, एग्जाम है पीवाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो प्रश्न, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, अग, विशेषक, कृतक या सर्वक। ठीक है, तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द है सर्वक। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ये जो प्रश्न है ये 1001 बार आपके अभी तक के एग्जाम में शिक्षक भर्ती में पूछ दिए गए हैं। तो सभी शिक्षक भर्ती के प्रश्न को लेकर के हम आपके लिए यहाँ पर डेली तैयार हो रहे हैं, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट हो आपका। तो आप सभी जुड़ जाइएगा, ठीक है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वा नल, जहरा नल, कामा नल या दावा नल। ठीक है, तो जंगल में लगने वाली आग को हम लोग क्या कहते हैं, दावा नल कहते हैं। और ये 501 बार पूछा गया अभी तक हिंदी के अंतर्गत। तो ये जंगल में लगने वाली आग को आप लोग जरूर देख लीजिएगा क्योंकि हम वैसे ही प्रश्न केवल लेकर के आए हुए हैं जो अब तक आपके एग्जाम में आए हैं, नहीं तो ऐसे प्रश्न को हम लाते ही नहीं है। ठीक है, जो बहुत बातें करता हो उसको क्या कहते हैं, बधिर, बहु वचनीय या बहुभाषी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार बहुभाषी होगा जो बहुत बातें करता है, नहीं तो दूसरे में देखिएगा तो बहुत जगह आता है वाचाल। क्या आता है, वाचाल। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं और व्यर्थ की बात करता है तो उसको भी वाचाल कहते हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर का डी था। अगला प्रश्न है, जिससे पार करना कठिन हो। कभी कभी आपने सुना हो, लग रहा है कि इसको पार करना कठिन है, मतलब क्या है, अगम्य है, निगम है, आगम है, दुर्गम है। तो जिसको पार करना कठिन हो वो दुर्गम रास्ता होता है, वो दुर्गम काम होते हैं जिसको पार करना कठिन होता है। आसान मतलब यहाँ पर सुलभ हो जाता है। ठीक है, तो दुर्गम हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो शत्रु की हत्या करता है उससे क्या कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है उससे क्या कहते हैं, निर्दोष, निगम, नश्वर या शत्रुधन। ठीक है, तो जो शत्रु की हत्या करता है देखिए उसके लिए एक शब्द आता है, उसको हम लोग कहते हैं शत्रुधन। क्या कहते हैं उसको, शत्रुधन कहते हैं। ये प्रश्न आए हुए हैं आपके उत्तर प्रदेश में 3 बार ये प्रश्न पूछ दिया गया है। वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उससे क्या कहेंगे, अलौकिक, अमर, शाश्वत या नश्वर। ठीक है, तो जो वस्तु नाशवान हो उसके लिए एक शब्द होता है नश्वर। क्या होता है, नश्वर। ये बिहार में 2 बार और उत्तर प्रदेश में 3 बार, उड़ीसा में 3 बार, गुजरात में 4 बार, बार बार ये सब प्रश्न पूछ रहा है एकदम। आप लोग इसको देख लीजिएगा ना और नोट्स को खरीद लीजिएगा तो आपको बताते हैं कि पूरा फुल नंबर आने वाला है। जिसका भोजन दूध हो, जिसका भोजन दूध हो उससे क्या कहते हैं, द्रव्यहारी, शाकाहारी, मांसाहारी या दुग्धाहारी। तो देखिए जो द्रव्य को, जो खाली केवल पानी पीकर रहता है तो उसको द्रव्यहारी, जो साग सब्जी खा कर रहता है तो शाकाहारी, जो मांस खाने वाले को मांसाहारी और दूध पीने वाले को दुग्धाहारी कहेंगे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दुग्धाहारी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उसको क्या कहते हैं, योगी, जिज्ञासु, आस्तिक या मुमुक्ष। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम लोग मुमुक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुमुक्ष कहा जाता है जो मोक्ष की इच्छा रखता है। इसका राइट आंसर डी हो गया। स्त्री जो अभिनय करती है उससे क्या कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करती है उससे क्या कहते हैं, नायिका, नर्तकी, नटी या अभिनेत्री। तो जो स्त्री अभिनय करती है वो अभिनेत्री होगी। क्या होगी, अभिनेत्री कहलाएगी। आंसर इसका
डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। जिस तर्क का कोई जवाब न हो उससे क्या कहेंगे, जोरदार, तीखा, सटीक या अकाट्य। तो जिस तर्क का कोई जवाब ही नहीं है तो उसको अकाट्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अकाट्य कहते हैं। कितना सही हो रहा है जरूर बताइएगा और कमेंट करते चलिएगा। वीडियो जब आप देख रहे हैं तो कमेंट करते चलिए। आपको लाइव क्लास चल रहा है प्रीमियर, आप उसमें कमेंट कीजिए। थोड़ा जानने वाले को क्या कहते हैं, अग, मूर्ख, बहुक या अल्पक। ठीक है, तो थोड़ा जानने वाले को हम लोग यहाँ पर कहते हैं अल्पक और थोड़ा खाने वाले को कहते हैं अल्पहारी, कहते हैं ना। तो भोजन है इसलिए हारी और यहाँ पर ज्ञान है इसलिए अग होता है। तो थोड़ा जानने वाले को अल्पक कहते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो सदा दूसरों पर संदेह करते रहता है उसको क्या कहते हैं, जो सदा दूसरों पर संदेह करते रहता है उसको दयालु, झगड़ालू, ईर्ष्यालु या शंकालु। जो शंका करते रहता है उसको हम लोग शंकालु कहते हैं। जो जलते रहता है उसको ईर्ष्यालु कहते हैं। जो झगड़ते रहता है उसको झगड़ालू कहते हैं। और जो किसी पर दया करता है उसको दयालु कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पर, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। जो जानने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं, जिज्ञासु, हितभाषी, ऋषि या ज्ञानी। ठीक है, तो जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग देखिए कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वालों को जिज्ञासु कहा जाता है। जो ममत्व से रहित हो उससे क्या कहते हैं, जो ममत्व से रहित हो, जिसको ममता नहीं पता है उसको क्या कहते हैं, निर्मम, निर्मोही, निरामय या निष्ठुर। ठीक है, तो जो ममता से रहित हो उसको निर्मम, और वही सब क्या करते हैं जिसके पास ममता ना होती है तो उन लोग क्या करते हैं, कभी कभी सुनते हो कि निर्मम हत्या किया गया है। ठीक है, निर्मम हत्या, तो वही ये निर्मम होगा। ठीक है, वही ये निर्मम होगा, राइट आंसर ए है। जो किसी का हित चाहता हो उसको क्या कहते हैं, जो किसी का हित चाहता हो उसको क्या कहते हैं, हितैषी, हितभाषी, हितकारी, हितकारी। ठीक है, जो हित किसी का हित चाहता है तो उसको हम लोग कहते हैं हितैषी। उसको क्या कहते हैं, हितैषी, जो किसी का हित चाहता हो। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पर, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है, जिसके पति ने त्याग दिया है उसको क्या कहेंगे, परकिया, उल्टा, बांझ या परित्यक्ता। ठीक है, तो त्याग करना को क्या कहते हैं हम लोग, परित्यक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, त्याग करने वाले को परित्यक्ता कहते हैं। तो परित्यक्ता ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं। साहित्य से संबंध रखने वालों को क्या कहते हैं, 1001 बार आया हुआ प्रश्न है कि साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, परकिया, नाटककार, लेखक या साहित्यक। तो साहित्य से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, साहित्यक। कमेंट करते चलिए। आप लोगों का भी आंसर बहुत ज़्यादा सही हो रहा है, यानी आप लोग बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर 2000 रुपये आपको पाना है हर मंथ। तो जुड़ जाइए और सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सारा सब्जेक्ट का नोट्स और पीडीएफ भी अब तैयार हो गया है। आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। हिंदी का नोट्स केवल 30 रुपये में। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसको क्या कहेंगे, सरल, सुंदर, सुप्रभाय या सुलभ। ठीक है, तो जो सरलता पूर्वक आ जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, सुलभ काम कहेंगे कि सुलभ हो गया मेरा, बहुत ही आसान हो गया। तो सुलभ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर होगा। आयु में बड़ा व्यक्ति को क्या कहते हैं, जो व्यक्ति आपसे आयु में बड़ा है उसको हम क्या कहेंगे, पूजनीय, कनिष्ठ, वरिष्ठ या ज्येष्ठ। ठीक है, तो ये कहला जाएगा, देखिए ज्येष्ठ। क्या कहला जाएगा, ज्येष्ठ ना, या इसी को हम लोग कहते हैं अग्रज। ठीक है, तो आयु में बड़ा व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, ज्येष्ठ कहते हैं। ठीक है, आयु में बड़ा व्यक्ति को ज्येष्ठ के नाम से जानते हैं, उनको ज्येष्ठ कहा जाता है। जिसके आर पार देखा जा सके उससे क्या कहेंगे, जिसके आर पार देखा जा सके उससे क्या कहेंगे, दूरदर्शी, अटलदर्शी, सूक्ष्मदर्शी या पारदर्शी। तो जिसके आर पार देखा जा सके उसको हम लोग कहते हैं, देखिए पारदर्शी। किस क्या कहते हैं, पारदर्शी के नाम से जानते हैं, जो आर पार देखा जा सके। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसके बदले क्या कहते हैं, बागी, विश्वासघाती, विद्रोही या देशद्रोही। 1001 बार प्रश्न आया हुआ है। जो देश के साथ विश्वासघात करता है उसको हम लोग देशद्रोही के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, देशद्रोही के नाम से जानते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर है उसके बदले में एक शब्द क्या होगा, जिसकी गर्दन सुंदर उसके बदले में एक शब्द क्या होगा, सुगत, सुदर्शन, सुदर्शन या सुग्रीव। ठीक है, तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको हम लोग देखिए एक शब्द कहते हैं सुग्रीव। क्या कहते हैं, सुग्रीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो उससे क्या कहते हैं। हो कभी कभी लगता है कि आप उसकी आशा नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं जान रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो जिसकी आशा न की गई हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, निराशा, गलत, अचानक या अप्रत्याशित। क्या कहेंगे, तो जिसकी आशा न की गई हो वो, तो उसको हम लोग देखिए कहेंगे अप्रत्याशित। क्या है, अप्रत्याशित के नाम से उसको जानते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, जिस स्त्री का पति जीवित हो उससे क्या कहेंगे। ये भी प्रश्न 1001 बार आ गया है। ठीक है, मघवा, सुभागा, कामनी या सधवा। तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको हम लोग एक चीज जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सधवा। क्या कहते हैं, उसी को सधवा के नाम से जानते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं, ये भी 5001 बार आया है।
बहुत बार हिंदी के अंतर्गत आया है कि फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार क्या कहता है, भाला, गुलेल, शस्त्र या अस्त्र। तो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्त्र कहा जाता है फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को। जिसके ज्ञानेंद्रियों से अनुमान न हो सके उससे क्या कहें, जिसके ज्ञानेंद्रियों से अनुमान न हो सके उससे क्या कहें, सर्वजय, कालाजय, जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय। तो इंद्रियों से जिसको न ज्ञात हो सके, अनुमान लग सके, तो उसको अतीन्द्रिय कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको अतीन्द्रिय के नाम से जानेंगे हम लोग। अगला है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उससे क्या कहेंगे। ठीक है, दूरस्थ कहेंगे, औरस कहेंगे, सहोदर कहेंगे या अन्योदर कहेंगे। ठीक है, तो अन्य माता के पेट से उत्पन्न हुआ तो इसको हम लोग कह लेंगे अन्य जोड़ उदर यानी अन्योदर। लेकिन जो अपने माता के पेट से ही पैदा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कह लेंगे, सहोदर। यानी कहते हैं कि दोनों सहोदर भाई है। ठीक है, यानी अपने ही पेट से उत्पन्न हुआ है, उनकी माँ एक ही है, तो हो गया वो सहोदर के नाम से जाएगा। जिसके बराबर का कोई ना हो उससे क्या कहें, जिसके बराबर का कोई ना हो उससे क्या कहेंगे, लोकातीत और असाधारण या अनुपम। तो जिसके बराबर का कोई नहीं होता है तो उसको हम लोग कहते हैं अनुपम, सबसे अलग होता है, उसके बराबरी का कोई है ही नहीं। जो कानून के अनुकूल न हो, जो कानून के अनुकूल न हो उससे क्या कहेंगे, अवैध, जघन्य, कल्प या अवैध। ठीक है, तो ऐसा चीज है जो जो व्यक्ति जो है बिना कानून के अधीन काम करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ये अवैध काम कर रहा है, मतलब गलत काम कर रहा है, तो वही इसको उसी को अवैध कहते हैं। जो कानून के अनुकूल नहीं हो तो उसको अवैध ही कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा यहाँ पर, ऐसी रोगी जिसका उपचार संभव ना हो, ऐसी रोगी जिसका उपचार संभव नहीं हो उससे क्या कहते हैं हम लोग, अरोगी, विरोगी, अतिरोगी या एक नाम और आता है असाध्य रोगी। ठीक है, तो जब डॉक्टर बता देता है कि इसका इलाज संभव नहीं है, मतलब इसको हम लोग ले लेते हैं असाध्य रोग के क्रम में, जो कि अब नहीं ठीक होने वाला है, तो उसी को असाध्य कहते हैं। ये असाध्य इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं। ये जो प्रश्न है 1001 बार आया हुआ है। नास्तिक, अविनीत, मेधावी, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम लोग देखिए कहते हैं आस्तिक। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखता है। अगला प्रश्न है आपका, जो देखने में प्रिय लगता है उससे क्या कहें, जो देखने में प्रिय लगता है उससे क्या कहेंगे हम लोग। ठीक है, प्रिय पात्र इनमें से कोई नहीं, समदर्शी या प्रियदर्शी। तो जो देखने में प्रिय पात्र है उसको हम लोग कहेंगे प्रियदर्शी। क्या कहेंगे, प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूर की सोच रखने वाले को क्या कहते हैं, जो दूर दूर तक सोचते रहता है उसकी सोच रखने वाले को क्या कहते हैं, सूक्ष्म दृष्टा, इनमें से कोई नहीं, दूरगामी या दूरदर्शी। तो जो दूर की सोच रखता है उसको हम लोग कहते हैं दूरदर्शी। क्या कहते हैं उसको, दूरदर्शी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, दूरदर्शी, और राइट आंसर डी। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहेंगे, माता, इनमें से कोई नहीं, जननी, वीर प्रसू। ठीक है, तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता को वीर प्रसू कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वीर प्रसू के नाम से जाना जाएगा, जो कि मजबूत बच्चा आपको यहाँ पर मिलेगा। शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं, ये भी 1001 से ज्यादा बार आ गया आपके एग्जाम में। शिव की आराधना करने वाले को वैष्णव, इनमें से कोई नहीं, सिद्ध या शैव। ठीक है, तो जो शिव की उपासना करते हैं उन्हीं का नाम है शैव, जो शिव की उपासना करते हैं उन्हीं का नाम है शैव। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, आसान न मानने वाले को क्या कहता है। आसान मतलब जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। तो जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको हम लोग कृतधन कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतधन। और जो किए गए उपकार को मानता है उसको हम लोग कहते हैं कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता है, जो किए गए एहसान को मानता है उसको कृतज्ञ, और जो किए गए एहसान या किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको हम लोग कृतधन कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि जो किए गए न मानने वालों को तो कृतधन मारिएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो 3 प्रकार के फसल का नाम बताइए। तो ठीक है, आप पूछता है कि मौसम के अनुसार फसल कितने प्रकार के होते हैं, तो मौसम के अनुसार फसल 3 प्रकार के हम लोग करते हैं। ठीक है, तो उसका नाम यहाँ पर कौन कौन है वो देखिएगा, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या सभी। ठीक है, तो देखिए इसमें तीनों सही है, क्योंकि हमारे जो यहाँ फसल होती है उसमें खरीफ फसल भी होता है, रबी फसल भी होता है और जायद फसल भी होता है। तीनों फसल बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है, खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा जून जुलाई में किया जाता है। खरीफ फसल जो होता है
वो फसल अभी नीचे हम उसका ट्रिक भी बताएंगे कि खरीफ फसल में कौन कौन होता है। वीडियो के अंत तक सिर्फ जुड़े हुए रहेगा, बने हुए रहेगा। तो इसमें सारा चीज़ आपको ट्रिक ही भी बताया गया है, पूरे नीचे ट्रिक दिए गए हैं, तो आप तुरंत हटिएगा नहीं, पूरा देख लीजिएगा, उसमें पूरा याद हो जाएगा आपको ना, इसका समय उमय सब याद हो जाएगा। अगला खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? मई जून, जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर या नवंबर दिसंबर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर अक्टूबर। अब आइए खरीफ फसल से संबंधित सारी बातों को हम लोग यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं। देखिए बोला गया है खरीफ फसल जस में, खरीफ फसल किस में होता है? जस में, याद रखिएगा। ठीक है, तो खरीफ फसल का मतलब ऑलरेडी खरीफ फसल, और ज का मतलब देखिए जून जुलाई, और स का मतलब है देखिए सितंबर अक्टूबर। ठीक है, यानी जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, यही याद रखिएगा। ठीक ना, खरीफ फसल किस में होता है? जस में होता है। किस में होता है? जस में, यानी जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है, यही इसका राइट आंसर होता है। तो इसको याद रख लीजिएगा। इनमें कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? तो ये भी आपको हम ट्रिक से बताएंगे कि खरीफ फसल का आप उदाहरण कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि फसल से देखिए यहाँ एक प्रश्न आपका एग्जाम में तो 100% छपेगा। ठीक है, तो इसमें कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? धान, अरहर, कपास या सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर सभी होगा। और ये कैसे होगा, इसको कैसे आप याद कीजिएगा कि खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन होता है? तो जो किसान भाई हैं वो तो अवश्य जान जाएंगे कि यहाँ पर बरसात में जो प्रारंभ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, तो बरसात में क्या क्या आप बोते हैं आप बता सकते हैं, लेकिन उसको याद करने के लिए हम यहाँ एक छोटा सा आपको ट्रिक भी दे रहे हैं। ठीक है, देखिए खरीफ फसल का नाम याद रखने का ट्रिक, क्या ट्रिक है तो आप देख लीजिए। तो देखिए हम दोस्तों, हम यहाँ पर आपको ट्रिक के साथ साथ यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ यहाँ पर आपको विभिन्न राज्यों में आकलन परीक्षा का हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ यहाँ पर जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित सारे नोट्स और PDF ट्रिक ही दे रहे हैं। तो आप सभी को अभी कभी जुड़िएगा। ठीक है, देखिए तो खरीफ फसल का नाम याद रखने का ट्रिक क्या है? तो यहाँ पर लिखा हुआ धर, धर क्या हो गया? धर, तो इसे बोलेंगे धर बासमतिया, केकरा केकरा धरना है? बासमती। और ओकर 3 मूंगफली खा, ओकर कै गो मूंगफली खा? 3 गो मूंगफली खा। धर बासमतिया के 3 मूंगफली खा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ध का मतलब है देखिए धान, अर का मतलब है देखिए अरहर, और बासमती यानी बागमती में लिखिएगा बाजरा, ग का मतलब देखिए गन्ना, म का मतलब मक्का, और ती का मतलब तिलहन। ये और उसका देखिए के में क का मतलब कपास, 3 में ऊ जैसा है, 3 कैसा है? ऊ जैसा होता है, तो उड़द, और मूंगफली से मूंगफली, और खा का मतलब है खरीफ फसल। ठीक है, तो ध और बागमतिया के 3 मूंगफली खा, धर बागमती के 3 मूंगफली खा, हो गया ना? धान, अरहर, बाजरा, गन्ना, मक्का, तिलहन, कपास, उड़द और मूंगफली। तो इसमें से पूछता है इसमें से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? तो जैसे खरीफ फसल आ गया, इस ट्रिक को लिख लीजिएगा और वहाँ बना लीजिएगा, और उसके बाद ऑप्शन मिलाइएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो सारा चीज़ आपको ट्रिक में मिलेगा। देखिए रबी फसल किस ऋतु में बोया जाता है? रबी फसल। ठीक है, खरीफ फसल के काम समाप्त हो गया। तो जिस तरह खरीफ फसल का आपने पूरा ट्रिक देखा, उसी तरह से रबी फसल का भी आपको ट्रिक मिलेगा। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। तो रबी फसल किस ऋतु में बोया जाता है? जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में, या कोई नहीं। ठीक है, तो रबी फसल किस ऋतु में बोया जाता है? जाड़ा, गर्मी, बरसात या कोई नहीं। तो खरीफ फसल बरसात में हो गया, तो बरसात के बाद होता है आपका यहाँ पर जाड़ा। तो यहाँ पर रबी फसल जो होता है वो जाड़े के ऋतु में बोए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये लिखा हुआ है, एक ट्रिक लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा। वर्षा खफा रबी जाड़ा में जाए गर्मी में ना। वर्षा खफा है, वर्षा खफा लड़की का नाम है ना। तो वर्षा क्या है? खफी है, खफा है किससे? रबी से, कि जाड़ा में जाए या गर्मी में जाए, किस में जाए? तो वर्षा खफा है। तो देखिए खफा है यहाँ पर, यानी वर्षा मतलब बरसात, और खफा मतलब खरीफ फसल। तो बरसात में खरीफ फसल होता है। अब रबी जाड़ा में जाए या गर्मी में जाए, ये इसके कारण वर्षा खफा है। तो रबी जाड़ा में, यानी जाड़े में कौन होता है? रबी फसल होता है, रबी फसल जाड़े में। और जय गर्मी में, या जाए गर्मी में, तो जय हो गया जायद फसल, और एक किस्म हो गया गर्मी में होगा। ठीक है, गर्मी में होता है, याद हो गया। तो खरीफ फसल की बुआई वर्षा ऋतु में की जाती है, रबी फसल की बुआई जाड़े में की जाती है, और जायद फसल की बुआई गर्मी में की जाती है। ठीक है, चलिए रबी फसल की बुआई का समय क्या है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी। ठीक है, तो रबी फसल यहाँ पर जाड़े में होता है, जिसकी स्टार्टिंग नवंबर से होती है, तो ये नवंबर में होगा। किस में होगा?
नवंबर में हो जाएगा। रबी फसल की कटाई का समय क्या है? रबी फसल की कटाई का समय क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च या सभी या अप्रैल, ठीक है। देखिए ज़्यादातर जो रबी फसल की कटाई का समय होता है वो आपको लास्ट रूप से मार्च हो जाता है, और नहीं तो इसको फरवरी में भी हम लोग समाप्त कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके मार्च तक लास्टिंग होता है, इसलिए हम लोग उसको मार्च रखते हैं ना। अब देखिए रबी फसल के लिए यहाँ पर याद कर लीजिएगा कब किस समय रबी फसल होता है ना। तो रबी फसल के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर रबी फसल रन में, क्या है आपका रबी फसल रन में, तो रबी से रबी फसल हो गया, और रन में देखिए र का रबी फसल है, और न का मतलब है देखिए नवंबर, और मई का मतलब है देखिए मार्च। यानी रबी फसल जो है नवंबर में बोया जाता है और मार्च में काटा जाता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है आपका इनमें कौन रबी फसल का उदाहरण है? आलू, मटर, सरसों या सभी, ठीक है। तो आलू, मटर, रबी, सरसों ये सभी जो है नवंबर के बाद ही होते हैं, जनवरी फरवरी तक। तो ये सभी जो है आपको चले जाएंगे रबी फसल में। रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन चीज़ आता है? देखिएगा रात में खाना, रात में आप खाना जो खाते हैं वो सब फसल आपका जो है रबी फसल का है, ठीक है। जैसे आलू, तो आलू जरूर खाना में चाहिए। सरसों, तो सरसों नहीं पीसेंगे तो मसाला के रूप में वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपको रात में खाया, ठीक है। और यहाँ खाना होता है, मटर का सब्जी भी बनता है, गेहूं का रोटी हम लोग खाते हैं, चना का सब्जी छोला बनाते हैं। तो ये सभी रात में लिए जाने वाली चीज़ है। तो रात में जो आप पदार्थ का यूज करते हैं वो सभी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका रबी फसल के अंतर्गत हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? किस उत्पादन से है? हॉर्टिकल्चर का संबंध किस उत्पादन से है? फलों, फूलों, सब्जियों या सभी? तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। वाली फसल है, कौन सी फसल जो है आपको प्रोटीन प्रदान करती है, आपको यहाँ बताना है, ठीक है। कौन सी फसल प्रोटीन प्रदान करती है? सोयाबीन, चना मटर, मसूर, अरहर या सभी? तो इसका राइट आंसर देखिए डी सभी होगा, क्योंकि जितनी भी दालें हैं वो दाल हमें क्या प्राप्त करती है, क्या हमें प्रदान करती है? प्रोटीन प्रदान करती है। दालें हमें प्रोटीन प्रदान करती है, याद में रखिएगा। तो चाहे सोयाबीन हो, चना हो, मटर हो, मसूर हो, अरहर हो, ये सभी दाल हैं और ये सभी दालें प्रोटीन प्रदान करती है। और सबसे अधिक प्रोटीन किस में है? तो आपका सोयाबीन में माना जाता है सबसे अधिक, ठीक है। ये प्रश्न भी आया हुआ है। वसा प्रदान करने वाली फसल है सरसों, मूंगफली, तिल या सभी? तो इसका राइट आंसर सभी होगा। देखिए वसा हमें कौन प्रदान करता है? तो वसा हमें तेल प्रदान करता है, ठीक है। तेल जो है हमको क्या करता है? वसा प्रदान करता है, जितना भी तेलीय चीज़ है। तो सरसों से भी तेल का निष्कासन होता है, मूंगफली से भी तेल होता है और तिल का भी तेल होता है। तो ये सभी हमें क्या करते हैं? वसा प्रदान करते हैं हमारे शरीर को, ठीक है। रेशेदार फसल का उदाहरण है। रेशेदार फसल वैसे फसल जिनसे धागे बनाए जाते हैं, रेशे बनाए जाते हैं। दिमाग में रखिए रेशा मतलब धागा। तो जूट होता है और कपास होता है, ए और बी दोनों होता है या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर देखिए सी होगा, ए और बी दोनों, यानी जूट और कपास जो है ये सभी क्या है आपस में रेशेदार फसल के नाम से जाने जाते हैं। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है, व्यापार प्रधान देश है, नहर प्रधान देश है या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत कैसा देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर। देखिए आप लोग भी कमेंट करते चलिएगा, और जिनको भी यह वीडियो मिले देखिए हाथ से लिखा हुआ है, और यही जैक मॉडल पर आपके पारा सूचक आकलन परीक्षा में 100% छपने की गारंटी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी अभी भी नोट्स यहाँ से परचेज कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत समय बचा हुआ एग्जाम के लिए, और 2 दिन में आपका नोट समाप्त हो जाएगा। बहुत कम पेज का, बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है। भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है? 50%, 60%, 70% या 80%, ठीक है। तो भारत की कुल आबादी का लगभग 70% भाग जो है आपका कृषि कार्य पर आधारित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी है? 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 21 लाख, कितना है इसका, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है इसका 121 करोड़ जो है जनसंख्या है। उर्वरक के संबंध में क्या सही है? उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है, उर्वरक एक कार्बनिक पदार्थ है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है या सभी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये बिल्कुल सही है कि उर्वरक जो है एक रासायनिक पदार्थ है, बिल्कुल सही है। उर्वरक एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन उत्पन्न करता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, ये बिल्कुल सही है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर उर्वरक में कौन से तत्व होते हैं? जो हम लोग उर्वरक लेते हैं
उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। हाँ, देखिए ये जेटेट में भी पूछा गया था आपके एग्जाम में और आप लोग गलत भी किए होंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या सभी, ठीक है। तो उर्वरक में कौन से तत्व होते हैं, तो सभी होते हैं। क्या होते हैं, सभी होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है और पोटेशियम भी होता है। अगला है एनपीके का क्या अर्थ है। यही प्रश्न देखिए आपको आया हुआ था जेटेट में 2013 में ना। एनपीके का क्या अर्थ है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ठीक है। तो देखिए एन, इसका क्या आंसर होगा, तो एन का मतलब हो जाएगा देखिए नाइट्रोजन, पी का मतलब देखिए हो जाएगा पोटेशियम और पी का मतलब यहाँ पर फास्फोरस है, ठीक है। नाइट्रोजन है, पी का मतलब फास्फोरस है और के का मतलब देखिए पोटेशियम है, ठीक है। तो होना चाहिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। तो यहाँ पर किस में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये बी में लिखा हुआ देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ना। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है आपका यहाँ पर खाद के संबंध में क्या सही है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, खाद खेतों में बनाई जाती है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है, या सभी। तो इसका राइट आंसर देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि खाद जो है, खाद होता है वह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो जीव जंतुओं के सड़े गले मल मूत्र से बनता है और खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद में मिट्टी को ह्यूमस ह्यूमस प्रचुर भाग में मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है। जो फलीदार पौधों के जड़ होते हैं, तो फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम, लैक्टोबियम जीवाणु, शैवाल जीवाणु या कोई नहीं, ठीक है। तो फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल से क्या सोखते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडल से क्या सोखते हैं, आपको बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो करते हैं वो है आपका नाइट्रोजन। क्या होता है, नाइट्रोजन का उन लोग आदान प्रदान करते हैं। किसी फसल के साथ साथ खेत में उग गए कोई अवांछित पौधे या प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को क्या कहते हैं। जैसे आपने फसल किया और उसमें आम मक्का का फसल किए हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े घास हो गया है, तो ये अवांछित पौधे हो गए, बेकार पौधे हो गए। तो किसी फसल में से अवांछित पौधों को जब बेकार हो गया तो इसको हम लोग निकाल देते हैं या हटा देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं ना, तो उसको देखिए कहते हैं खरपतवार। क्या कहते हैं आप लोग, खरपतवार होता है, उसको फेंकता है लोग, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, तो अगला आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न, फसल पक जाने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फसल पक जाने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, छिड़ाव, खरपतवार, कटाई या रोकना। देखिए जब फसल पक गया और उसके बाद उसको काटेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं देखिए कटाई। क्या कहते हैं उसको, कटाई कहते हैं, ठीक है। अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब अनाज के दाने हो जाते हैं, जैसे गेहूं हो गया और उसको भूसा से अलग करना चाहेंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहें, छिड़काव, थ्रेशिंग, कटाई या रोकना, ठीक है। तो थ्रेशिंग मशीन आता है, उसी मशीन से हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। इसका राइट आंसर थ्रेशिंग हो जाएगा। कौन प्राकृतिक संसाधन है, 4 ऑप्शन है जिसमें आपको बताना है कि इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है। नदियां, मृदा, वन या सभी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं नदी हम लोग निर्माण नहीं कर सकते हैं। नदी जो है प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक उपहार है, मृदा भी प्रकृति द्वारा ही दिया गया उपहार है और वन भी प्रकृति द्वारा दिया यह उपहार होता है, ठीक है। यानी इसमें सभी, यानी इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो नदी भी प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है और वन भी प्राकृतिक संसाधन है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। निर्जीव संसाधनों से प्राप्त संसाधन कहलाते हैं, निर्जीव संसाधन से प्राप्त संसाधन कहलाते हैं जैव संसाधन, अजैव संसाधन, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर संसाधन जो होते हैं वो 2 प्रकार का होता है, एक निर्जीव से बन करके मिला हुआ रहता है और एक यहाँ पर सजीव से मिल करके बना हुआ होता है, ठीक है। तो निर्जीव से जो मिल करके बना होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं देखिए अजैव संसाधन। क्या कहते हैं, अजैव संसाधन, क्योंकि उसमें जीव नहीं होते हैं। और जो सजीव से मिलकर बने हुए रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं जैव संसाधन, क्योंकि उसमें जीव होता है। तो जिसमें जीव है तो सजीव में जीव होता है, तो जिसमें जीव है उसको जैव संसाधन और जिसमें जीव नहीं है उसको अजैव संसाधन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजैव संसाधन। अगला प्रश्न है, सजीव संसाधन से प्राप्त संसाधन क्या कहलाता है। तो आप ये हमने बताया था आपको इसी में कि सजीव में क्या होता है, बताइए। सजीव जो होते हैं
उसमें जीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीव पाए जाते हैं। तो जिसमें जीव पाए जाते हैं वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैव संसाधन कहते हैं। तो सजीव जो हो गए वो जैव संसाधन में जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव संसाधन। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। इसमें कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? आपको बताना है कि इसमें कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है। मृदा, चट्टान, हवा या सभी। तो देखिए इसमें क्या है, ये सभी निर्जीव चीजें हैं। क्या है आपका? निर्जीव है। ये भी निर्जीव है, ये भी निर्जीव है। तो जो निर्जीव चीजें होती है, जिसमें जीव नहीं होती है, तो उसको हम लोग अजैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, उसको किसके अंतर्गत रखते हैं? अजैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें जीव नहीं होता। जिसमें जीव होता है उसमें जैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें कौन जैव संसाधन है? आपको बताना है कि इसमें कौन जैव संसाधन है। पौधे, जंतु, मानव या सभी। ठीक है, तो सभी हरे पेड़ पौधे में क्या होता है? जीव होता है। जंतु, सभी जंतुओं में जीव होता है और मानव भी सजीव होते हैं। तो सजीव प्राणियों से बना हुआ संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं, जो सजीव प्राणी से मिलकर बना होता है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी में जीव होते हैं, सजीव होते हैं, इसलिए ये जैव संसाधन का उदाहरण है। सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए, नोट्स बनाया हुआ है, जो यहाँ पर नोट्स परचेज करते हैं। जितने भी सजीव हैं सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, आपको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? वायु, जल, मिट्टी या सभी। ठीक है, इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? तो इसमें सभी होगा, इसका राइट आंसर सभी। यानी वायु भी नवीकरणीय है, मिट्टी भी नवीकरणीय है और जल भी नवीकरणीय है। यानी इसका एक बार उपयोग होने के बाद ये समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, और जो समाप्त होते हैं उपयोग करने के बाद उसको अनवीकरणीय में डालेंगे। तो इसका एक बार यूज किया जाए तो ऐसा नहीं है कि इसको फिर निर्माण होने में सैकड़ों करोड़ों वर्ष लग जाएगा, इसलिए इसमें नहीं होता है। ये हमेशा निर्माण होते ही रहता है, इसलिए इसको हम लोग जैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं, या नवीकरणीय संसाधन जो है हम कहते हैं। ठीक है, तो ये नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण होगा, इसका राइट आंसर सभी होगा। देखिए यहाँ पर नोट्स बनाया हुआ है कि वैसे संसाधन जिसको दोबारा बहुत जल्द ही निर्माण किया जा सकता है नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। हवा कुछ समय के लिए यदि बंद हो जाएगा तो उसका निर्माण नहीं किया जाता। हम लोग हवा कृत्रिम नहीं उसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका नवीकरणीय संसाधन है। जल भी अपने आप निष्कासित होता रहता है, नवीकरणीय संसाधन है। इसमें कौन अनवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या सभी। इसमें कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन क्या है? वैसे संसाधन है जो एक बार समाप्त हो जाता है, तो इसको निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, उसके बाद निर्माण होता है, इसलिए इस सभी को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो कोयला, कोयला देखिए अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि जो कोयले की खदान जहाँ से कोयला निकल जाती है फिर वहाँ पर कोयले का निर्माण होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसका ज़्यादा उपयोग किया जाए और एक बार समाप्त हो जाए तो वहाँ पर दोबारा तुरंत पर पेट्रोलियम का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, और प्राकृतिक गैस यह भी आपका यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, एक फॉर्मूला है अनवीकरणीय संसाधन, यानी उसको हम लोग कहते हैं कोपे को। क्या कहते हैं? कोपे को, यानी कोयला, पेट्रोलियम और कोल गैस या प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसी को कोपेको के नाम से जानते हैं। वैसे संसाधन जिसकी एक बार समाप्ति हो जाने के बाद दोबारा निर्माण होने में 100 से ज़्यादा वर्षों तक का समय लग जाता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसलिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है ये अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया है? 2014 ईस्वी में, 2015 ईस्वी में, 2016 ईस्वी में या 2018 ईस्वी में? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया है कब? तो इसका राइट आंसर देखिए आपका सी, 2016 ईस्वी में कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें कौन मानव निर्मित संसाधन है? आपको बताना है कि इसमें कौन जो है मानव निर्मित संसाधन है, मानव के द्वारा। तो मानव निर्मित संसाधन सबसे पहले हम जानेंगे किसे कहते हैं। तो वैसे संसाधन जो मानव ने बनाया है, जो मानव के द्वारा निर्मित संसाधन है, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जो मनुष्य बनाता है, वैसे संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे कैंसर उपचार की औषधि की बात करेंगे तो दवा कोई भी बनाता हो तो वो फार्मासिस्ट लोग यहाँ पर करते हैं और वो मानव के द्वारा बनाया जाता है। तो जो मानव के द्वारा बनाया जाता है वो मानव निर्मित संसाधन है, यानी कैंसर उपचार की दवा ये मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, रेलगाड़ी का निर्माण, रेलगाड़ी का डब्बा का जो निर्माण होता है
वो भी आदमी के द्वारा ही किया जाता है, मानव के द्वारा किया जाता है। रेलगाड़ी का डब्बा मानव ने बनाया है, इसलिए यह मानव निर्मित संसाधन है। सड़क का निर्माण, तो सड़क भी निर्माण जो है वो मानव ही कराता है, इसलिए यह मानव निर्मित संसाधन है। और अगला है डी सभी, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सभी। यानी कैंसर उपचार की औषधि जो है वो भी आपको यहाँ पर है। रेलगाड़ी निर्माण का डब्बा वो भी मानव निर्मित संसाधन है। सड़क का निर्माण वो भी मानव निर्मित संसाधन है। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? आपको बताना है कि इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है। नदी, सड़क, मानव या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए नदी तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, हम लोग इस नदी को नहीं बना सकते हैं, तो नदी ये जो है प्रकृतिक प्रदत्त है, इसलिए प्राकृतिक संसाधन है। सड़क क्या है? तो सड़क मानव के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए यह मानव निर्मित संसाधन है। और मानव क्या है? तो मानव खुद ही एक संसाधन है। मानव जो है खुद ही एक संसाधन है, इसलिए यह मानव संसाधन हो गया। और यहाँ पर कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो नदी है। मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में, सीरिया में, मंगोलिया में या सभी जगह? तो थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर है ए, राजस्थान में स्थित है थार मरुस्थल। सारंडा वन कहाँ पाया जाता है? सारंडा वन कहाँ पाया जाता है? बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में या झारखंड में? तो देखिए सारंडा वन जो है बहुत ही विशाल वन है, बहुत ही विस्तृत वन है, बहुत ही बड़ा वन है। यह जो है आपका झारखंड में पाया जाता है। सारंडा वन झारखंड में पाया जाता है। भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? भारत में कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत है? 57, 32, 35 या कोई नहीं। तो अगर भारत की हम बात करेंगे तो भारत में जो कृषि कार्य जो होता है उसके लिए भूमि जो है 57% आपको उपलब्ध है। भारत में कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? भारत में कितना प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है? 17%, 25%, 22% या 32%? कितना है? ठीक है, तो भारत में जो वन होता है वो आपको 22% भाग पर पाया जाता है। ठीक है, कितना भाग पर पाया जाता है? 22% भाग पर वन पाया जाता है। भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं? भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को क्या कहते हैं? मान लीजिए कि भूपृष्ठ है, इसके ऊपर पतला परत होता है, ये पतला परत, उसको क्या कहते हैं? तो ये उसको हम लोग क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं, मृदा कहते हैं, खनिज कहते हैं या कोई नहीं। ठीक है, तो भूपृष्ठ की ऊपरी पतली परत को हम लोग मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मृदा के नाम से जाना जाता है। माइका युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? माइका, माइका मतलब यहाँ पर होता है ढिबरी जिसको कहते हैं, या हम लोग उसे कहते हैं अभ्रक ना। माइका युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? अभ्रक युक्त मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? कोडरमा, साहेबगंज, झरिया या हंटरगंज? कहाँ पाया जाता है? ठीक है, हजारीबाग। तो माइका युक्त मिट्टी जो है झारखंड के कोडरमा जिले में पाई जाती है, जो कि माइका के लिए, ढिबरा के लिए सबसे अधिक मशहूर है, इसलिए कोडरमा इसका मुख्य क्षेत्र आता है। कोडरमा राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या कोई नहीं? तो देखिए मिट्टी से संबंधित हम आपको नोट्स भी देंगे और ट्रिक भी देंगे। तो ये काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है राजमहल ट्रैप में। यह प्रश्न बहुत बार आया है, तो काली मिट्टी राजमहल में पाई जाती है। ढालू स्थान पर किस प्रकार की जुताई की जाती है? समोच्च रेखीय जुताई, ढाल वाली जुताई, दूध मेखला जुताई या हरा वर्णक जुताई? जो ढालू स्थान होते हैं वहां पे, तो उसके लिए समोच्च रेखीय जुताई हम लोग करते हैं। धान अथवा गेहूं द्वारा मिट्टी में किसका अवशोषण होता है? धान या गेहूं जो होते हैं उसके द्वारा मिट्टी से किसका अवशोषण होता है? कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन या कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो अवशोषण करते हैं वो आपका यहाँ पर नाइट्रोजन का होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं ये सभी पौधे। दलहन पौधों की जड़ें मिट्टी में किसका पोषण करते हैं? देखिए यहाँ पर धान और गेहूं तो अवशोषण कर रहे हैं, यानी जो नाइट्रोजन पहले से है उसको वो ले रहे हैं, लेकिन दलहन पौधों की जड़ें मिट्टी में किसका पोषण करते हैं? सल्फर का, कार्बन का, नाइट्रोजन का या फास्फोरस का? ठीक है, तो दलहनी पौधे जो होते हैं जड़ों में वे अपना नाइट्रोजन जो होते हैं उसको पोषक करते हैं, उसको छोड़ते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। और यदि उसी मिट्टी में धान गेहूं कर ले जाए तो वे फिर से नाइट्रोजन का सोख लेते हैं और वहां से उर्वरक समाप्त हो जाते हैं। इसलिए एक फसल बदल करके दलहन वाले पौधे जरूर लगाने चाहिए। दलहन पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? दलहन पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? हरा फल, लेग्यूम, राइजोबियम या कोई नहीं। ठीक है, दलहनी पौधों की जड़ों में सूक्ष्म जीव कौन पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जल कैसा संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव नवीकरणीय या कोई नहीं। ठीक है,
तो जल जो है वो आपका नवीकरणीय संसाधन में आता है, नवीकरणीय है क्योंकि इसकी पूरी समाप्ति नहीं होगी, इसकी समाप्ति के बाद जो है लाइफ भी समाप्त हो जाएगा। पृथ्वी के भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी जितना है उसके भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? 1/3 भाग, 2/3 भाग, 3/4 भाग या इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी के भूपृष्ठ का लगभग 3/4 भाग जो है वो आपका जल से घिरा हुआ है, ठीक है, 3/4 भाग। महासागर का जल किस प्रकार का जल है? लवणीय जल, खारा जल, नमकीन जल या सभी, ठीक है। तो महासागर का जल जो होता है वो आपका होता है खारा जल होता है, और उसी को हम कहते हैं लवणीय जल होता है, उसी को हम कहते हैं नमकीन जल होता है, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत महासागरीय जल लवणीय है? 57%, 97%, 88% या 82%? कितना है आपका पृथ्वी पर महासागरीय लवणीय जल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97%। 3% जल जो है मीठा जल है, बाकी सब खारा जल है। पृथ्वी को कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल या मीठा जल पीने योग्य जल है? तो यह जो आपका जल है वो आपका कितना प्रतिशत? 4%, 5%, 2% या 27%? कितना है आपको अलवणीय जल? अलवणीय जल मतलब मीठा जल जो पीने योग्य है। तो इसका राइट आंसर है 2.7%। यही इसका आंसर है, बहुत बड़ा है वो प्रश्न है। जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं उन्हें कौन सा वन कहते हैं? सदाहरित वन, पर्णपाती वन, कंटीली वन या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदाहरित वन। वे वन जो अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते उन्हें सदाहरित वन कहते हैं। वैसे वन जो किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियों को किसी विशेष ऋतु के साथ पूरा गिरा देते हैं उन्हें कौन सा वन कहते हैं? सदाहरित वन, पर्णपाती वन, कंटीली वन या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन, ठीक है। क्या है इसको? पर्णपाती वन के नाम से जानते हैं। जंगल में आग लगना क्या कहलाता है? बड़वा नल, दावा नल, पावा नल या कोई नहीं, ठीक है। तो जंगल में यदि आग लग जाता है पेड़ से पेड़ टकरा करके या पत्थर से पत्थर टकरा करके, तो ये लाग को क्या नाम है? बड़वा नल, दावा नल, दावा नल, पावा नल या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, जंगल में जो आग लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं दावा नल। क्या है इसका? दावा नल कहा जाता है, ठीक है। चलिए, किस अधिनियम के तहत वन जीवों के अवैध शिकार तथा व्यापार पर रोक लगाया गया है? 1970, 1971, 1972 या 1975? तो 1972 ईस्वी वन संरक्षण अधिनियम के तहत जो है इसको बैन लगा दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई? 1972 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1970 ईस्वी या 1978 ईस्वी, ठीक है। तो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी। 1972 ईस्वी। भारत में टाइगर रिजर्व की शुरुआत कब की गई? 1971, 1972, 1973, 1974, ठीक है। तो भारत में टाइगर रिजर्व की जो शुरुआत की गई है वो आपका है 1972 से। कितना है आपका? 1972 में किया गया था, कि टाइगर रिजर्व को जो है आपका 1973 किया गया है। क्या किया है? 1973। वन जीवों के लिए नियम बनाया गया 1972, लेकिन टाइगर रिजर्व की स्थापना जो हुई 1973 में। ये बहुत बार आता है तो 1973 याद रखिएगा। भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 16, 17, 18 या 19, ठीक है। तो भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो आपका है 18। भारत का प्रथम जैवमंडल क्षेत्र स्थापित किया गया 1981 में, 1982 में, 1986 में या 1988 में? भारत में प्रथम जैवमंडल क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। क्या हो जाएगा? 1986 में स्थापित किया गया। भारत में प्रथम यहाँ पर कहा जा रहा है, एक मिनट, किस अधिनियम के तहत? ये हो गया था, ये हो गया था। अगला है, भारत में कितने भारत में प्रथम जैवमंडल क्षेत्र स्थापित किया गया? पहला जैवमंडल क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? 1981 में, 1982 में, 1986 में या 1988 में? तो इसका राइट आंसर होगा भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है आपका 1986 में हुआ। अगला है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क, गौतम बुद्ध अभयारण्य पार्क, तोपचाची या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क ना, वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था और सुविधा बढ़िया बनाया गया है। अगला है, बेतला नेशनल पार्क किस जिला में स्थित है? गढ़वा, पलामू, लातेहार या कोडरमा? तो बेतला नेशनल पार्क जो है वो आपका लातेहार जिला में स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है? लातेहार जिला में स्थित है।